हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है 9 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं कि ईवीएस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा और आप अपनी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। यहाँ पे देखिए, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है अरब सागर में 3 निकटवर्ती राज्य हैं। यानी कि ये पूछना चाहता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो अरब सागर से टच होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी। ऑप्शन 3 है गोवा, महाराष्ट्र, केरल। ऑप्शन 4 है तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। तो ये क्वेश्चन वो बच्चे ही कर पाएंगे जिन्होंने मैप को अच्छे से पढ़ रखा है। मैप बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मैं प्रीवियस वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम मैप की हेल्प लेते हैं। ये है आपके सामने मैप। जैसा कि आपको पता है ऊपर सारे राज्य होते हैं उत्तरी, नीचे होते हैं दक्षिणी राज्य, और इधर है राइट हैंड साइड पे पूर्व एंड लेफ्ट हैंड साइड पे पश्चिम। क्वेश्चन आपसे बहुत सारे तरीके से पूछता है कि पश्चिम तटीय राज्य कौन से हैं, पूर्वी तटीय राज्य कौन से हैं। तो पूर्वी तटीय राज्य होते हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वहीं हम बात करते हैं पश्चिम तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और हमारा जो अरब सागर है वो भी पश्चिम में आता है। तो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछ रखा है आपसे कि अरब सागर से कौन से राज्य टच होते हैं। तो अभी आप देख लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है आंध्र प्रदेश, जो कि एक पूर्व तटीय राज्य है, और हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं पश्चिम तटीय। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। यहाँ पे पुडुचेरी दे दिया है, पुडुचेरी भी पूर्व में आता है, तो ये भी नहीं होगा। गोवा, महाराष्ट्र, केरल। अभी मैंने आपको बताया था कि पश्चिम तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में तेलंगाना लिखा है, जो कि आपका पूर्व तटीय राज्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मधुबनी एक प्रसिद्ध झील है राजस्थान में, बिहार की शॉल है, आंध्र प्रदेश की साड़ी है, या फिर बिहार की चित्रकारी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ये बिहार की चित्रकारी भी है और बिहार की एक जगह है भी है। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाथियों के झुंड के विषय में सही है। ऑप्शन ए है उनके झुंड में नर हाथी होते हैं। ऑप्शन बी है उनके झुंड में सभी नर हाथी होते हैं। ऑप्शन सी है आपका उनके झुंड में नर हाथी 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं। ऑप्शन डी है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। जिन बच्चों ने जानवरों के विषय में पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हाथियों की विशेषता होती है कि उनके झुंड में मादा हाथी और हाथियों के बच्चे रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही होगा। और एक विशेषता ये भी होती है हाथी के जो नर बच्चे हैं वो 14 से 15 वर्ष तक ही रहते हैं, उसके बाद अपने झुंड को छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे, सी और डी आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा उस पहली भारतीय महिला का नाम जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखा और तिरंगा फहराया। इनके विषय में भी मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ऑप्शन ए है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन 2 है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन 3 है सूर्यमणि, ऑप्शन 4 है बछेंद्री पाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बात करते हैं सूर्यमणि की, तो ये झारखंड की एक महिला है। और सुनीता विलियम्स की बात करें, इनका संबंध अंतरिक्ष से है। और कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये एक वेट लिफ्टर थी।
अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषता क्या होती हैं? देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत सिंपल है। जो अंडे देते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है उनके बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं। देखिए पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और दूसरी ओर वहीं ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं स्तनधारी, और स्तनधारियों की एक खासियत होती है उनके बाहरी कान भी होते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप गाय को ले लीजिए, गाय के शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं और उसके बाहरी कान भी हमें दिखते हैं। कोई भी जानवर ऐसा ले लीजिए, उन सभी के कान आपको बाहर दिखेंगे और बाल भी होंगे उनके शरीर पर। ये पहचान होती है स्तनधारी को जो बच्चे को जन्म देते हैं। वही बात करते हैं कि जो अंडे देते हैं उनकी पहचान क्या होती है। उनके शरीर पर बाल नहीं होते और उनके आंतरिक कान होते हैं, यानी कि बाहर उनके कान दिखाई नहीं देते। आप कोई भी चिड़िया ले लीजिए, कबूतर ले लीजिए, कबूतर के शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और उसके कान भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है वो पशु जो अंडे देते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। तो आपका ऑप्शन वो ढूंढना है कि इनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा सही। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सोना की सहेली तारा मिजोरम की है, उसे हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम की भाषा है। ये देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, राज्यों की भाषाएं आपने पढ़ रखी हैं कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप अच्छे से इसको कर लोगे। ऑप्शन फर्स्ट है खासी और असमी, इसे तो छोड़ देंगे क्योंकि ये असम से रिलेट करता है। यहाँ पे बात करते हैं कुकी, लुसाई और मिजो। देखिए मिजो भी है, कुकी भी है, लुसाई भी है, ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। कुकी जनजाति भी है जो कि मिजोरम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही। और यहाँ पे बंगाली लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 4 और फर्स्ट तो नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अगर डायरेक्ट आता है तो आप उसके साथ जाओगे, अगर आपको नहीं आता है इन केस, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी मैप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी के सापेक्ष जयपुर की दिशा क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और पूछ रहे हैं आपसे कि जयपुर की दिशा क्या है। जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। तो अब हम मैप का यूज करते हैं। तो देखिए ये रहा उत्तर प्रदेश और ये रहा राजस्थान। हमें चलना है इधर से इधर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजस्थान की राजधानी जयपुर की दिशा क्या होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो इधर देख रहे हैं, इधर पश्चिम दिशा होती है, इधर पूर्व होती है, ऊपर उत्तर होती है और नीचे होती है दक्षिण दिशा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी के सापेक्ष जयपुर की दिशा हो जाएगी पश्चिम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि। पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए अनवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है। अनवीकरणीय है जिन्हें हम एक बार प्रयोग करेंगे, दोबारा हम उन्हें प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके संसाधन सीमित हैं। एज लाइक पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सारे होते हैं सीमित, क्योंकि एक समय आने पे ये बहुत कम हो जाएंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। और नवीकरणीय क्या होते हैं, जिनसे देखिए प्रदूषण नहीं फैलता है और इनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये नवीकरणीय हो गया। और अनवीकरणीय जो मात्रा में कम होते हैं,
सीमित संसाधन होते हैं और इनसे प्रदूषण भी फैलता है। एज लाइक हम जब कोयला जलाते हैं तो कोयले से भी प्रदूषण फैलता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें अनवीकरणीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बनने में हजारों साल लगते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 1 है खाना पकाने के लिए, अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, सांस लेने के लिए अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो यहाँ पे हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, क्योंकि सांस लेने के लिए जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। देखिए सीटेट का पेपर बहुत इजी होता है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है अपना और क्वेश्चंस को टिक करना है। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन मणिपुर से संबंधित है? पहला है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, लावणी मणिपुर का नृत्य है, लोकटक ताल मणिपुर में है, मणिपुर बांस का सबसे अच्छा उत्पादक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ए, बी और डी के साथ, क्योंकि मणिपुर का अर्थ होता है जेवरों का देश और बी जो लावणी जो है वो मणिपुर का नृत्य है और ऑप्शन डी है मणिपुर बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टफ ज़रूर रहे होंगे, जैसे कि 10th वाला क्वेश्चन है आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा, और मैंने अभी मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बताए थे वो भी आपके लिए थोड़े टफ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत इजी आता है, आप इजी पढ़ के एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे, थोड़ी चीज़ें आपको टफ ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवाने वाले हैं और हमारी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आती रहेंगी। थैंक यू।